ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ 2024 का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह वर्ष, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। चूँकि बाकी जो है वो मासिक राशिफल, साप्ताहिक, गोचर इत्यादि पे चर्चा पूरे वर्ष होती रहती है, मुख्य मुख्य घटनाओं पर, ज्योतिषीय घटनाओं के ऊपर। लेकिन एक वर्ष का सारांश कि किस प्रकार का यह वर्ष रहने वाला है, कहाँ कहाँ मुख्य कौन सा क्षेत्र है जो शुभ प्रभाव में रहेगा, कौन सा क्षेत्र है जो अशुभ प्रभाव में रहेगा, जहां आपको पहले से तैयारी करनी चाहिए या ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी बरतें, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है एक सारांश के रूप में 2024 के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके साथ। और नए दर्शक जो हैं उनको बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपका जो वास्तविक प्रभाव पड़ता है वो आपकी कुंडली किस प्रकार की है, इस समय वर्तमान में या 2024 में आप किस महादशा से, किस अंतर्दशा से, किस प्रत्यंतर दशा से गुजरेंगे, परमानेंट कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन एक संभावना किस प्रकार की जो है वो दर्शा रहा है यह वर्ष आपके लिए मोटा मोटी, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर दृष्टि डालेंगे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। राशिफल मैं अलग से दे रहा हूँ। इसके अलावा सफलता के सूत्र नाम से मैं अलग से वीडियो दूंगा सभी राशियों के लिए अलग से, उसे आप देखेंगे। शनि का 2024 में अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव होगा, उस पर एक वीडियो अलग से दूंगा। और राहु केतु का प्रभाव 2024 में किन किन राशियों पर किस प्रकार का होगा, उस पर वीडियो भी मैं अलग से देने वाला हूं। लगेगा 15-20 दिन, महीने का समय लगेगा सारे वीडियो आने में, लेकिन उन चीज़ों पर मैं चर्चा करने वाला हूं। अभी फिलहाल एक एक करके राशियों का सारांश क्या है, चाहे वो विवाह का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, करियर का क्षेत्र हो, संतान का क्षेत्र हो, जमीन जायदाद से संबंधित किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, या कौन सा समय एक मोटा मोटी जो है वो आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपके राशि के लिए क्या कह रहे हैं सितारे 2024 में। हैं कन्या लग्न राशि जिनकी है उनके लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। सबसे पहले देखा जाए कि जो लंबे समय तक रहने वाले प्रभावशाली ग्रह हैं वो कहाँ पर हैं, आपके किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। शनि देव जो है आपके छठे भाव में हैं और पूरे वर्ष पर्यंत तक जो है वो कुंभ राशि में छठे भाव में आपके वक्री मार्गी होते हुए छठे भाव को प्रभावित करेंगे। और चूंकि छठे भाव में तो शनि का जो प्रभाव है वो 3 जगह दृष्टि और 1 जगह उपस्थिति, तो 4 जगह जो है प्रभावित कर देते हैं। तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके नीच राशि अष्टम में पड़ने वाली है। द्वादश भाव खर्च के स्थान पर सीधी दृष्टि पड़ेगी 7वीं, और 10वीं दृष्टि इनकी जो है आपके पराक्रम, पुरुषार्थ, मित्र, भाई, बंधु इस स्थान पर पड़ने वाली है। तो इनका क्या प्रभाव रहने वाला है इस पर देखा जाएगा। राहु केतु का जो प्रभाव है, केतु आपके लग्न में रहेंगे वर्ष पर्यंत और राहु आपके सप्तम भाव में, ये पूरे वर्ष पर्यंत यहाँ बैठे रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, आपके लिए सुख भाव के स्वामी, सुख स्थान के स्वामी हैं, वो प्रारंभ में अष्टम भाव में मई के प्रारंभ तक, और उसके बाद आपके भाग्य स्थान पर रहने वाले हैं। बाकी ग्रह जो है अपने अनुसार गोचर करेंगे, लेकिन ये 4 ग्रह इस प्रकार आपको वर्ष पर्यंत, जिसमें राहु केतु शनि पूरे वर्ष एक जगह से ही, और बृहस्पति मेष राशि में अष्टम में प्रारंभ में, और उसके बाद वृषभ राशि भाग्य स्थान पर जो है वो आधे वर्ष को वहां से प्रभावित करेंगे। क्या इन ग्रहों का प्रभाव ओवरऑल जो वर्ष का सारांश है वो किस प्रकार का रहने वाला है, किस प्रकार से प्लानिंग करें, कहाँ कहाँ ध्यान दें, इस पर करते हैं चर्चा। सबसे पहले आय की स्थिति को देखा जाए, कार्य व्यापार और इनकम की स्थिति को देखा जाए। यह वर्ष जो है वो बहुत मानसिक उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई मानसिक उलझन आपको परेशान की रहेगी, चाहे वो करियर का क्षेत्र हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। हर जगह कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ मानसिक पीड़ा जो है वो महसूस होगी, उलझन महसूस होता रहेगा। कोई भी समस्या, चाहे वो कार्य व्यापार से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, समस्याओं को आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर सोचेंगे। कुछ तो रहेगी भी, जीरो नहीं रहेगा। वास्तविकता में कुछ न कुछ समस्या भी रहेगी, कुछ न कुछ चुनौतियां आपके सामने अप्रत्याशित रूप से आएंगी भी, लेकिन उसको जो आप पहले समझबूझ के साथ हैंडल करते थे या उसको आसान समझते थे,
उस तरह की समस्याओं को भी आप बहुत जटिल समझेंगे और बहुत बढ़ा चढ़ा कर समझेंगे और एकदम से पैनिक हो सकते हैं बहुत से लोग। अगर परमानेंट कुंडली में बुध मजबूत हो तब तो अच्छी बात है, लेकिन अन्यथा सामान्य स्थिति को भी पैनिक रूप में लेंगे। बताया इसलिए जाता है कि अगर ऐसा भाव आपके अंदर आ रहा हो तो आप पैनिक ना हो, भय उत्पन्न ना होने दें, काल्पनिक चीज़ों को जन्म ना दें दिमाग में। लेकिन ऐसी संभावना ग्रह गोचर बना रहे हैं। साझेदारी के जो लोग भी काम कर रहे हैं, पहली बात तो कोई अगर नया काम प्रारंभ करने जा रहे हैं तो साझेदारी में तो ना ही करें, और नया कार्य प्रारंभ करने के लिए भी कोई बहुत अच्छा वर्ष है नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं भाई, अलग अलग तरह के जीवन में चुनौतियां हैं, तो प्रारंभ करना पड़ सकता है। अगर प्रारंभ करना होगा तो करना ही पड़ जाए किसी को, तो वो जो है वो या तो मई के बाद करे या फिर बुध के गोचर को देखें। बुध अगर जब मीन राशि में हो उस समय आप कार्य प्रारंभ करें तो थोड़ा प्रभाव आपके ऊपर थोड़ा बेहतर रहेगा। अदरवाइज पूरा वर्ष जो है वो अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, अगर साझेदारी के काम में है तो धोखे का, छल का योग बन रहा है। अपने साझेदारों से सावधान रहें, कहीं ना कहीं छले जाएंगे, कहीं ना कहीं धोखा हो सकता है। तो ये स्थितियां जो है परेशानी का कारक दिखाई दे रही हैं। व्यापारिक लेन देन भी कहीं करना हो तो आपको सावधान रहना चाहिए, अन्यथा जो है वो लोग धोखा दे सकते हैं आपको। धन के दृष्टिकोण से यह वर्ष अगर मैं देखूं तो बहुत योगकारी नहीं है। सामान्य परिणाम देगा या सामान्य से भी थोड़ा कम परिणाम देगा, और कुछ लोगों के लिए बहुत जटिल स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। डिपेंड करता है कि परमानेंट कुंडली कैसी है। अगर बहुत मजबूत है तब तो उतनी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन परमानेंट कुंडली ठीक नहीं है तो कुछ लोगों के लिए उलझन काफ़ी बढ़ सकती है। अनावश्यक के तनाव से आपको बचकर रहना होगा। मई महीने के बाद आपको अपने व्यापार में कुछ अचानक उन्नति और प्रगति देखने को मिलेगी। कुछ अचानक रुके हुए काम, हालांकि धोखे का योग निरंतर बना रहेगा, छल का योग निरंतर बना रहेगा, फिर भी अगर अकेले कर रहे हैं कार्य व्यापार तो उसमें कुछ आपको उन्नति और प्रगति का जो है वो संकेत मिलेगा, और मिल भी सकता है। भाग्य का भी साथ इस समय मिलेगा। रुके हुए कुछ काम होंगे उसमें वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं मई के बाद आपके लिए। और मई से लेकर सितंबर तक का महीना थोड़ा योगकारी है। इस दौरान नौकरी पेशे में जो लोग हैं उनके पद प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत वृद्धि, और भाग्य में वृद्धि, कार्य व्यापार में थोड़ी वृद्धि का योग जो है, और कुछ नए अवसर, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी मई महीने के बाद कुछ बेहतर अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर भी यह वर्ष थोड़ा सावधान रहने का है, और किसी भी परिस्थिति में मानसिक तनाव को नहीं बढ़ने देना है। अब विवाह की बात की जाए, पूरे वर्ष पर्यंत कई बार लोग कहते हैं कि देखता हूँ, मतलब सुनते नहीं, मतलब कई लोग जरा सा सुन करके कुछ भी राहु का प्रभाव सप्तम में है। कई बार लोग कह देते हैं कि आप अच्छा नहीं बोलते। अच्छा हो तब तो अच्छा बोलूं, मैं मोटिवेट करने के लिए तो नहीं हूं आपको। ज्योतिष का सेशन मोटिवेशनल सेशन नहीं होता, यह तथ्यों पर आधारित सत्र होता है। अब लोक लुभावने वादे नहीं करने हैं, और ज़रूरी मैं हमेशा बोलता हूं कि राशिफल सही नहीं होता, इसमें बहुत कम संभावना होती है। फिर भी जो गोचर में ग्रह हैं वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे। परमानेंट कुंडली दशा अंतरदशा आपको प्रभावित करती है, तो अगर परमानेंट कुंडली मजबूत हो, दशा अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही हो, तो इस गोचर का प्रभाव हल्का झटके की तरह खाली महसूस होगा, बहुत ज़्यादा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर परमानेंट कुंडली भी ठीक नहीं है और दशा अंतरदशा ठीक नहीं चल रही है, तो यह गोचर जो है बहुत से लोगों को बहुत परेशान कर देता है। तो इससे आपको इस बात को केवल आप समझा, ज्योतिष जो है समझने के लिए, आप उससे डरने या बहुत ज़्यादा खुश होने की चीज़ नहीं है। बस समझ लीजिए, समझ के उसके अनुसार व्यवहार करिए। कोई उपचार करना है तो उपचार करिए, कुछ सावधानी रखना है तो सावधानी रखिए। ये इसका बोलुआब है। अब विवाह के लिए बिल्कुल वर्ष अच्छा नहीं है। अब कन्या वाले कहेंगे तो क्या शादी ना करें? नहीं भाई, इस साल मत करो। इससे पहले क्या कर रहे थे? 23 भी तो थी और 25 भी आएगा। तो जब 23 में नहीं किए, 22 में नहीं किए, 21 में नहीं किए, तो 24 में ही क्यों करना है? रुक जाओ, नहीं साल अच्छा है, ठगे जाओगे, परेशान हो जाओगे, धोखे का योग है, उसका अंत अच्छा नहीं होगा, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, गलत लोगों से संबंध हो जाएगा। तो बेहतर हो कि इस वर्ष को, पूरे वर्ष को अवॉइड ही करें बहुत। और उसमें से और संबंधों को लेकर के भी, केवल विवाह से ही नहीं बल्कि विवाह तुल्य जिनसे संबंध हो, यानी शारीरिक संबंध किसी से आपका बनता है, अटैचमेंट है, बहुत अधिक डीप रिलेशनशिप में किसी के साथ होने की संभावना अगर इस वर्ष बन रही है, तो भैया सावधान होकर रहिएगा। गलत संकल्प में पड़ सकते हैं, उलझ सकते हैं, और
आपका मिसयूज हो सकता है, आपके साथ धोखा हो सकता है। और अप्रैल और सितंबर का महीना तो विशेष सावधानी रखें। अगर अप्रैल के, क्योंकि वार्षिक राशिफल है, पहले समझना है अच्छे और बुरी चीज़ों को। अच्छा है तब तो कोई बात ही नहीं है, भगवान करे सब अच्छा रहे। मुझे संकेत देने हैं, मौसम का जो जानकारी, जो अलर्ट तगड़ा आता है वो कब आता है? जब बारिश होने वाली हो, तगड़ी तूफान आने वाला हो, तभी तो अलर्ट जारी होता है हर जगह कि भाई ऑरेंज अलर्ट है। रोज रोज के मौसम को कौन देखता है? कोई नहीं देखता। तो इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं ज्योतिष में आप निगेटिव क्यों बोल? निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, सावधान करने की बात कर रहा हूँ कि आपको सावधानी कहाँ बरतनी है। अप्रैल और सितंबर के महीने में सावधान रहना है। कोई नया, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई आपके जीवन में आ रहा हो, दस्तक दे रहा हो, बहुत इंटीमेट होने की संभावना बन रही हो, सावधान रहिए। उलझ सकते हैं, धोखा हो सकता है, छले जा सकते हैं, ठगे जा सकते हैं। तो बेहतर होगा कि बहुत ही छान फूंक कर आगे बढ़ें या थोड़ा अपने पर कंट्रोल रखें। कुल मिलाकर यह वर्ष विवाह और प्रेम के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। यह क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। पेट की तो बैंड बज जाएगी बहुत से लोगों की, क्योंकि गुरु अष्टम में, राहु सप्तम में और शनि छठे भाव में। ये तीनों ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, पेट का निचला हिस्सा और टांगे, पैर, ये बहुत परेशान कर सकता है। बहुत लोग इससे एकदम पीड़ित हो सकते हैं। तो आपको खान पान में परहेज, नियमित एक्सरसाइज और छोटी मोटी समस्या, बहुत कोई कैपिटल डैमेज नहीं होगा, लेकिन कई बार होता है ना कि पैर इतना दर्द कर रहा है कि आप परेशान हैं, रोने लग रहे हैं, रात में नींद नहीं आ रही उसकी वजह से, पेट ही बहुत डिस्टर्ब है, कुछ भी खा रहे हैं पच नहीं रहा, जो है वो कुछ न कुछ समस्या बनी हुई है। तो इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए बनी रहेंगी। इसलिए इससे खान पान में परहेज, एक्सरसाइज, सावधानी आपको रखनी होगी। मई के बाद थोड़ा प्रभाव 20-25% कम होगा जब बृहस्पति हटेंगे, लेकिन राहु और शनि वहीं बैठे रहने वाले हैं और शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके अष्टम भाव पर है। तो पेट, मध्य भाग और पैर, ये पूरा इलाका जो है वो पीड़ा के प्रभाव में रहे, इसकी संभावना यह वर्ष दर्शा रहा है। यह सेक्शन भी ठीक नहीं है। फरवरी से लेकर अप्रैल के महीने तक स्वास्थ्य को लेकर के विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद का समय भी सावधानी वाला, लेकिन उतना नकारात्मक नहीं है। संतान प्राप्ति के दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो यह वर्ष शुभता लिया हुआ है, यहाँ पर शुभ प्रभाव बन रहा है। मई इसके बाद और शुभता है, पूरे वर्ष में भी शुभता है। वैसे तो कई बार गोचर में ग्रह जो कम समय के लिए भी आते हैं वो भी नकारात्मक होते हैं, उनका समय कम होगा, लेकिन मैं पूरे वर्ष का अगर लबोलुआब बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सारांश स्वरूप बात कर रहा हूँ, तो लगभग पूरा वर्ष जो है वो सहयोगी और शुभता लिया हुआ है। मई के बाद संतान प्राप्ति के लिए और शुभता है और बहुत से लोग संतान की प्राप्ति से प्रसन्न भी होंगे, खुश भी होंगे और उसकी संभावना काफ़ी अच्छा दिखाई दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी काफ़ी अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। इस वर्ष में कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल होंगी। यहाँ भी मई के बाद और बेहतर समय है। कहीं शिक्षा प्रतियोगिता है, कहीं सुदूर जा कर के आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, उसके बल पर और शिक्षा और बुद्धि के बल पर लाभ का योग काफ़ी अच्छा है। तो शिक्षा में लाभ का योग है, उन्नति मिलेगी, प्रगति होगी और विचार जो है वो इस मामले में, कम से कम एजुकेशन के मामले में, काफ़ी बेहतर परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है। तो शिक्षा और संतान का जो क्षेत्र है वो काफ़ी शुभता लिया हुआ है और इसमें जो लोग भी इससे संबंधित या इसके दायरे में आएंगे उनको लगता है कि अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं ज़मीन जायदाद के दृष्टिकोण से। ज़मीन जायदाद लेने के लिए वर्ष का प्रारंभ बहुत योगकारी है। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है जनवरी फरवरी में कर लीजिए। अप्रैल मई तक का समय ठीक है, जिसमें जनवरी फरवरी बहुत योगकारी है। और इसके अलावा अगर मैं देखूं तो लेने खरीदने के लिए जून और सितंबर का महीना भी योगकारी बन रहा है। तो यह वर्ष अच्छा दिखाई दे रहा है निवेश करने के दृष्टिकोण से। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहीं लेना चाह रहे हैं आवास रहने के पर्पज से, तो यह वर्ष योगकारी है और संभव है कि आप जो है इसमें निवेश कर सकें और बना सकें। उसकी संभावना और योग दोनों बना रहा है। आप जो है शुभता लिया हुआ यह वर्ष है, जिसमें से मैंने कहा कि प्रारंभ का समय जनवरी फरवरी बहुत अधिक और उसके बाद जून और सितंबर का समय काफ़ी सहयोगी दिखाई दे रहा है। कोई पूरे वर्ष कोई नकारात्मक योग नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि वर्ष के प्रारंभ में आंशिक काल सर्प योग मई के महीने तक लगभग बना हुआ है। अब आपके लिए जो भाव प्रभावित हो रहा है वह हो रहा है लग्न और सप्तम भाव।
बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये दो भाव प्रभावित हो जाएं तो समझिए करीब करीब 60 से 70% चीज़ें प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि मानसिक तनाव केतु के कारण जो है वो बनने की संभावना रहती है, वो बनेगी। वैवाहिक जीवन में तनाव, क्लेश और कई लोगों के लिए विवाह टूटने तक का योग या गहरा रिश्ता कोई टूटने तक का योग इस दौरान बन सकता है, तो उससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत से लोगों के लिए अनजाना भय परेशान करेगा, काल्पनिक भय उत्पन्न होता है, समस्याओं को बढ़ा चढ़ाकर, जैसा मैंने शुरू में भी कहा, कि देखने की प्रवृत्ति होगी। इससे बचने की सलाह दी जाती है। इन चीज़ों पर आप वैवाहिक जीवन पर, संबंधों को लेकर के और अपने मानसिक तनाव को लेकर के आपको सावधान रहना है। उपचार जो है वो सफलता के सूत्र का जब वीडियो बनाऊंगा उसमें दूंगा, लेकिन ये सेक्शन ठीक नहीं है, ये सेक्शन प्रभावित हो रहा है, इस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्ष में जो शुभता का प्रभाव है, तो देखूं तो वैवाहिक जीवन ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य ठीक दिखाई नहीं दे रहा है, आय के मामले में समय ठीक है, कोई बहुत अच्छा बुरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर शुभ प्रभाव देखूं इस वर्ष में, तो जो शुभता है वो संतान और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर है, ज़मीन जायदाद लेने के लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर शुभ प्रभाव देखूं तो यह 45% यह वर्ष जो है शुभता लिया हुआ है, थोड़ा संभल कर चलने का इशारा कर रहा है यह वर्ष। तो यह था 2024 के लिए आपके ग्रहों का सारांश, किस प्रकार का परिणाम मिलने की संभावना ग्रह बना रहे हैं। आपका आने वाला वर्ष 2024 खूब बढ़िया बीते, खूब अच्छा हो, शुभ हो और आपके लिए आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करने वाला हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होती रहेगी आपसे इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।